डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता चुका हूं पहले और दूसरे वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग फिर से एकदम बेसिक कंसेप्ट से हम लोग क्लियर करेंगे सारे क्वेश्चन को, और उसके बाद हम इसका एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मात्र 10 सेकेंड में हम लोगों से बन जाएगा। तो देखते हैं आज हम लोग इसका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिया हुआ है 231 और 512, b इज इक्वल टू 241 202। तो हमें कहता है a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करना है। मतलब कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, यहाँ दो मैट्रिक्स का जोड़ और दो मैट्रिक्स का घटाव हमें निकालना है। दो मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव तभी संभव होता है उसका ऑर्डर जब बराबर हो। ऑर्डर कहने का मतलब जैसे देखिए यहाँ पे a हम लिखें तो a में मेरा 2 3 1 5 1 2 है। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसा कि हमारे पास दो पंक्तियां हैं और स्तंभ कॉलम जो है एक है, दो है और एक तीन है। तो इसमें पहले पंक्ति को हम लिखते हैं और उसके बाद कॉलम को। तो ये हो गया मेरा इसका ऑर्डर 2x3। और b का ऑर्डर अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो b हो गया 241 202। तो इसमें भी दो पंक्तियां हैं, एक और एक, दो पंक्तियां, तो दो अक्रॉस, एक दो तीन, इसमें भी तीन स्तंभ है। तो जब इसका ऑर्डर जब सेम होगा, ऑर्डर सेम होने पर जोड़ और घटाव जो है वो संभव होता है। दो मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव तभी संभव होता है जब उसका ऑर्डर समान होता है, और ऑर्डर समान नहीं होगा तो उसका जोड़ घटाव संभव नहीं होगा। तो इसका हम देखते हैं, हमें कहता है यहाँ पे a प्लस बी निकालने के लिए। तो a प्लस बी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया a। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे, सेकंड को हम सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। तो दो में दो जोड़ेंगे 4, तीन में 4 जोड़ेंगे 7 और एक में 1 जोड़ेंगे 2। फिर 5 को नीचे वाले को इसके साथ, फिर सेकंड को सेकंड के साथ और 2 को 2 के साथ। तो हो गया 5 और 2 7 हो गया, 1 और 0 1 हो गया और 2 और 2 हो जाएगा 4। तो यही हो गया मेरा इसका आंसर। अब यहाँ पे कहता है a माइनस बी। तो a जो है a माइनस बी कहता है, तो a की वैल्यू जो दिया हुआ है 2 3 1 5 1 2, और उसके बाद b की जो वैल्यू है 2 4 1, उसका 2 0 2 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम एक दूसरे को घटाते हैं। जैसे 2 जो है 2 के साथ घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0, 3 में से 4 जाएगा तो -1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 1 में से 0 घटाएंगे 1 और 2 में से 2 जाएगा 0। यही जो है मेरा वैल्यू हो गया। इसका अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही सेकेंड है। सेकेंड थोड़ा गौर से हम देखते हैं। तो इसका भी, इसमें भी हम देख रहे हैं एक और एक, दो पंक्तियां हैं, उसके बाद कॉलम एक और एक, दो कॉलम है। बी का भी ऑर्डर देखते हैं तो एक और एक, दो पंक्तियां हैं, दो रो है, और एक दो, दो कॉलम है। तो ऑर्डर जो है वो सेम आ रहा है, इसलिए यह b माइनस ए संभव है। तो b माइनस ए कहता है, तो b मैट्रिक्स को हम पहले लिख देंगे। तो 5 6 2 3 होगा और माइनस a जो हो गया 1 2 2 3 है। अब इसके हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा देंगे, 5 को 1 के साथ, 6 को 2 के साथ। तो 5 में से 1 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 और 2 में से 2 को तो 0 और 3 में से 3 तो आ गया 0। हो गया यही मेरा आंसर। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। हमें P और Q दिया हुआ है, तो यहाँ P प्लस Q पहले निकालने के लिए कहता है। तो P प्लस Q निकालना है तो P के एलिमेंट को हम लिख देते हैं 4 5 6 और माइनस 2 5 6 7। इसे कैसे घटाएंगे तो जरा गौर से देखिए, 1 को हम 2 के साथ घटाएंगे, 2 को 5 के साथ, परंतु 3 को हम किसके साथ घटाएंगे, 3 को तो घटाना संभव नहीं है।
तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले हम ऑर्डर को देख लेंगे। यदि ऑर्डर सेम हो तो इसका घटाव संभव है, ऑर्डर सेम नहीं हो तो इसका घटाव संभव नहीं है और नहीं जोड़ संभव है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पी का जो है इसमें दो पंक्तियां हैं, तो P का जो ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस, और स्तंभ कॉलम जो है 1 है 2 है और 3 है, तो इसका ऑर्डर जो हो गया 2 क्रॉस 3 है। और क्यू में देख रहे हैं 2 रोज है, दो पंक्तियां हैं, और उसके बाद इसका कॉलम जो है 1 का 1 2 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसका जोड़ भी संभव नहीं है, और इसका जो घटाव है ये घटाव भी संभव नहीं है। तो हम लोगों को ये सब ध्यान में देखना होगा। फिर आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे हमें गुना करना है, ठीक है। तो मेरा a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 2 2 1 और b इज इक्वल टू 5 6 2 7 है। तो ए बी और बी ए क्या होगा? तो यहाँ पे हम गुना बताने का उद्देश्य मेरा है कि आप लोगों को गुना एकदम अच्छा से आ जाए। देखते हैं। तो ए बी है, तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट्स को लिख देंगे 3 2 2 1, और उसके बाद बी के एलिमेंट को 5 6 2 7, ये मैट्रिक्स हम लिख दिए। और गुना करने का नियम है हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये रो का मतलब कि पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ, मतलब 3 को हमें 5 से गुना करना है और एडिशन का चिन्ह देंगे जोड़ का। और फिर सेकेंड को इस सेकेंड के साथ, तो 2 दूनी 4। अब फिर पहले पंक्ति को अब हम दूसरे स्तंभ के साथ गुना करेंगे, तो 3 को 6 से, 3 6 का 18, और 2 को 7 से, 7 दूनी 14। फिर अब हम यहाँ पे सेकेंड पंक्ति को लेंगे और पहले कॉलम को लेंगे, तो 2 को 5 के साथ गुना करेंगे 10, और 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2। फिर 2 अब हम सेकेंड पंक्ति को और सेकेंड कॉलम को लेंगे, 2 को 6 से गुना करेंगे 12, और उसके बाद 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, और इसे हम जोड़ देंगे और वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा ये 19, ये हो जाएगा मेरा 32, उसके बाद ये 12 और ये हो जाएगा 19, हो गया मेरा आंसर। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे B क्रॉस A निकालेंगे, लेकिन इसमें एक चीज और फंटा है। हम A और B का जो है मल्टीपुल तभी निकालेंगे जब इसका ऑर्डर सबसे पहले देख लेते हैं। A का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2, और B का जो ऑर्डर हुआ 2 पंक्ति है और स्तंभ भी 2 है। जब A के बाद वाला B के पहले वाला से सेम मिले तभी इसका गुणनफल संभव होगा, अगर नहीं मिलेगा तो गुणनफल संभव नहीं होगा। तो अब हमें निकालना है, पहले B क्रॉस A निकालना है, इसका गुणनफल क्या होगा। तो अब हम B का ऑर्डर पहले लिख देते हैं और A का ऑर्डर बाद में। तो B के लास्ट वाला A के पहले वाला से मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे B A का गुणनफल भी संभव है। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे गुना करेंगे। यहाँ पर तो B A है, ये B लिख दिए, A लिख दिए। अब B, तो B की जो वैल्यू हो गई मेरा वहां 5 6 2 7 हो गया, और उसके बाद A की वैल्यू 3 2 2 1 हो गया। अब हम इसे गुना करते हैं, तो गुना करने का रूल हम जानते हैं, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, तो 5 को 3 के साथ गुना करेंगे 15। अब इस 6 को 2 के साथ, तो 6 दूनी 12। अब फिर हम पहले पंक्ति को सेकेंड कॉलम के साथ हम गुना करेंगे, तो 5 को 2 से गुना किए 10, और 6 को 1 से गुना किए, 6 को 1 से गुना किए तो 6। अब हम सेकेंड पंक्ति को पहले कॉलम के साथ स्तंभ के साथ गुना करेंगे, 2 को 3 के साथ, तो 6 अजोड़। अब इस 7 को नीचे वाले 2 के साथ, 7 दूनी 14। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, और 7 को 1 से, तो हो गया 7। अब हम इसे ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा मेरा ये 27, ये 16, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से हम लोग जो है सो गुना करना सीख चुके हैं।
अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वह बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इसका जो है गुणनफल संभव है या नहीं इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ P एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, क्योंकि इसमें एक और एक दो पंक्तियां हैं और स्तंभ कॉलम जो है एक है, दो है और तीन है, तो ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो गया। उसके बाद Q का जो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2 हो गया। तो PQ संभव है कि नहीं, तो P का ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3 और Q का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। तो हम देख रहे हैं PQ तभी संभव है जब P के लास्ट वाला Q के लास्ट वाला के साथ मिले। यहां तो मिल नहीं रहा है। कहने का मतलब ये जो है ये रो को इंडिकेट करता है, ये कॉलम को, और ये जो है सो रो को इंडिकेट करता है और कॉलम को। P का कॉलम जो है Q के रो के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यहाँ बराबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे PQ जो है ये संभव नहीं है, इसका गुना संभव नहीं है। तो क्या QP जो है QP संभव है कि नहीं, QP जो है वो संभव है या नहीं। तो QP हम देख लेते हैं, तो Q और इधर लिख देते हैं P। Q का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। उसके बाद P का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, 2 से 2 मिला, इसका मतलब यहाँ QP संभव है, QP संभव है। और तब हमसे अगर कोई पूछे कि QP का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पहलुक का ये है और लास्ट वाला ये है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। मतलब QP को जब हम गुना करेंगे तो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आएगा वो 2 क्रॉस 3 का होगा। तो हम देख लेते हैं PQ तो संभव है नहीं, तो QP कैसे निकलता है हम इसको देख लेते हैं इतना दूर में। तो सबसे पहले QP निकाल देते हैं। PQ तो संभव, PQ संभव नहीं है, तो हम देख लेते हैं QP। तो यहाँ पे Q मैट्रिक्स लिख दिया 1 2 3 4 और उसके बाद P हो गया 1 2 5 3 4 6। तो हम गुना करने का ये रूल जानते हैं, ये ऐसे चलना है हमें, मतलब पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ। तो ये हो जाएगा, एक को हम एक से गुना करेंगे, एक प्लस 2 को 3 से, तो 2 तिहाई 6। अब पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, तो एक को 2 से गुना करेंगे 2 और 2 को 4 से, 4 दूनी 8। पहले पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ गुना करेंगे, तो एक को 5 से गुना किए 5 और उसका 2 को हम 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12। अब हम दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुना करेंगे, तो 3 को 1 से 3 और उसके बाद 6 को 4 को 3 से, 4 तिया 12, 3 को 2 से, 3 दूनी 6 और ये 4 को हम 4 से, 4 चौका 16, 3 को 5 से, 3 पचे 15 और ये 4 को 6 से, 6 चौका 24। अब इसे ऐड कर देंगे तो हो गया 7, ये हो गया 10 और ये हो गया 17, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा मेरा 9 और 3 39 हो गया, यही मेरा आंसर। और इसका ऑर्डर भी हम देख लेते हैं, उस समय बोले थे हम 2 क्रॉस 3 आएगा। इसमें देख रहे हैं एक और एक, दो पंक्तियां हैं और स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ, 3 स्तंभ, तो कॉलम जो है 3 है। तो इसका QP का जो ऑर्डर हो गया ये हो गया मेरा 2 क्रॉस 3। तो इस तरह से हम इसका मल्टीपल निकाल लेंगे, ये मेरा बेसिक है। अब आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे, देखते हैं, इतना आप लोग नोट कीजिए तब तक। तो अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छठा क्वेश्चन कहता है मेरा एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट जो है Aij और इसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n है और B जो है Bij m क्रॉस n ऑर्डर का दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो A प्लस B की कोटि होगी। अभी हम आप लोगों को तुरंत बोले हैं A और प्लस B की कोटि होगी, इसका मतलब क्या हुआ, जितना A का कोटि होगा उतना ही B का कोटि होगा। तो यहाँ पे A का कोटि जो है m क्रॉस n है और B का भी m क्रॉस n है, तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो उसका कोटि भी जो होगा, उसका ऑर्डर भी जो होगा वो एक ही होगा। तो इसका आंसर m क्रॉस n ही होगा, जो कि मेरा D नंबर में है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग गौर से देखिएगा ये क्वेश्चन को।
तो यहाँ पे दिया हुआ है a इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 102 और b इज इक्वल टू 523 है। तो हमसे पूछता है ab क्या होगा। ab मतलब दोनों को गुना करना है, तो इसका गुणनफल संभव है या नहीं ये सबसे पहले देखते हैं। तो हम a का ऑर्डर निकालते हैं, तो इसमें जो है मेरी कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, मतलब कि 3, और स्तंभ जो है वो एक स्तंभ में आ गया, तो a का ऑर्डर हो गया 3x1। अब b का देखते हैं, तो b जो है यहाँ पे b में एक पंक्तियां हैं और स्तंभ जो है 1 2 और 3 है, तो a के लास्ट वाला b के पहले वाला से मिल रहा है। इसका मतलब ab का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब ab का जो गुणनफल है वो संभव है। और ab का ऑर्डर क्या होगा, तो यहां बचा 3, यहां बचा 3, तो ab का ऑर्डर जो होगा 3x3 होगा। तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे मेरा बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। बहुत आसान है, बस आप लोग गौर से देखिएगा। तो ए बी लिखना है, लिख दिए। ए का ऑर्डर 102 और बी के जो ऑर्डर है, सॉरी बी का जो एलिमेंट है 523 हो गया। तो गुना करने का रूल हम जानते हैं, ये तिरका चिन्ह दे दिए, पहला को इसके पहला के साथ, तो हो गया 1 को 5 से गुना करेंगे 5, फिर ये पहला पंक्ति को इस स्तंभ के साथ 1 को 2 से गुना करेंगे 2, फिर पहला पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ 1 को 3 से गुना किए 3। अब फिर दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, तो 0 को 5 के साथ गुना करेंगे 0, फिर अब हम यहाँ 0 को दूसरे स्तंभ के साथ गुना करेंगे 0, ये पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करेंगे 0, फिर अब 2 को 5 से गुना करेंगे 2 पचे 10, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 को 3 से 2 तिहाई 6, हो गया मेरा 3x3 आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद है मेरा b प्लस सी और c प्लस a जो है 943 के इक्वल है, तो हमसे पूछता है a b c का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है वह एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखते हैं, बेसिक हम बता चुके हैं, अब ये सब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा a प्लस बी प्लस सी जो है ये दिया हुआ है मेरा 9, और उसके बाद यहाँ b प्लस सी जो है, b प्लस सी जो है वो दिया हुआ है 4। तो हम यहाँ b प्लस सी के जगह 4 बैठाएंगे, तो a प्लस 4 बराबर हो गया 9, e उस साइड जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4 बराबर 5। तो a का वैल्यू कितना हम निकाल लिए, a का वैल्यू निकल गया 5। फिर हम देखते हैं, अब हमें b का वैल्यू निकालना है, तो a प्लस हमें दे रखा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़ जो है ये मेरा दिया हुआ है 9, और उसके बाद c प्लस a की जो वैल्यू है वो हो गया मेरा यहाँ पे 3 है। तो c और a की जगह हम 3 रख देंगे, c और a की जगह हम 3 रख देंगे, तो बच जाएगा b, तो b प्लस 3 बराबर हो जाएगा 9, तो ये उस साइड जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 6। तो b के वैल्यू हम कितने निकाल लिए, 6। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, अब निकालना है हमें c का वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम रख देंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 6 है और c 9 है, तो c 9 माइनस 11 आ गया -2, हो गया मेरा आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, 9वां प्रश्न है मेरा, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 5 2 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 3 3 माइनस 1 है, तो x और y क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, x प्लस वाई जो है दिया हुआ है 3 5 2 1, और उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है 1 3 3 माइनस 1। तो हमें कहता है x और y क्या होगा, इससे ही काट देते हैं जोड़ने पर, तो आ गया 2x, और इधर भी हम जोड़ देते हैं, ये एडिंग का काम कर रहे हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 2 में 3 जोड़ेंगे, अब ये 2 है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5,
और एक में -1 जोड़ेंगे तो 0। तो x बराबर 2 से सब में डिवाइड दे देंगे, 2 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो 2 से ही 2 बार में कटेगा, ये 4 बार में, ये 5/2 और ये हो गया 0। ये हो गया मेरा x की वैल्यू। अब हमसे पूछता है यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हो गया मेरा 3, 5, 2, 1 और माइनस ये x इस साइड आएगा तो माइनस में, और x की जो वैल्यू है वो हम निकाल रखे हैं यहाँ पे कितना 2, 4, 5/2 और ये हो गया 0। तो अब हम घटाते हैं, 3 में से 2 जाएगा, 1 5 में से 4 जाएगा, 1 2 में से 5/2, 2 में से 5/2 घटाएंगे, 2 दूनी 4 माइनस तो -1/2 और 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 10 नंबर, यदि a + b 5 2 a - b बराबर 3 2 6 4 तो a और b क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले हम थोड़ा सा गौर करेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन तो है गलती, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो यहाँ पे a + b ये 3 के इक्वल होगा, a - b जो है 4 के इक्वल होगा, और ये मेरा बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो ये जो है यह समान अवयव कहलाता है। तो समान अवयव में यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 5, यहाँ तो है नहीं। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ तो है 6, इसलिए इसका मान निकालना संभव नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन या तो हम कह सकते हैं गलत है, और नहीं तो अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन हो तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा, इसका मान निकालना संभव नहीं है, तो वही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे 11 नंबर, यदि अवयव a = 3 4 6 1 है तो fx = हमें दे रखा है 2x + 3। तो fa का मान हमसे पूछता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम यहाँ पे fa डालेंगे तो हो जाएगा 2a + 3। तो 2 और a की जो वैल्यू है 3 4 6 1 और इसमें 3। तो हम इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे तो 3 आ गया और ये मैट्रिक्स में ये 3 कांस्टेंट तो जुटेगा नहीं। ये मेरा एक पहले से फलन दिया हुआ है, लेकिन जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में उतारेंगे तो ये 3 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लग जाएगा। ये गौर करने की बात है। तो ये जो हो जाएगा मेरा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2a की वैल्यू हम डाल दिए 3 और ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू 0 1 1 0 और 0 1 आ गया। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है, 2 से सब में गुना करेंगे, 2 से 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 2, और इधर जो है प्लस हो जाएगा मेरा 3 0 0 3। अब इसे हमें बस ऐड कर देना है। तो ये 6 में 9 3 जोड़ेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया मेरा आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे सममित और विषम सममित के बारे में। तो पहले तो हम सममित के बारे में जो मेरा मेन थॉट है उसके संबंध में जान लेते हैं। कोई अवयव ए मेरा एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज यदि ए के इक्वल हो तो ये मेरा जो है सममित कहलाता है। और यदि मेरा ए कोई मैट्रिक्स है और इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर यह -a आता है तो ये मेरा विषम सममित अवयव होगा। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है a = 1 2 3 4 सममित अवयव है, हमसे पूछता है। तो एक काम करते हैं, a = दिया है 1 2 3 4, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो गया यहाँ पे मेरा, अब इस पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख देंगे, सेकेंड पंक्ति को स्तंभ के रूप में, तो यही हो गया मेरा ट्रांसपोज।
तो ये जो है यह मेरा ए ट्रांसपोज जो है यह ए के इक्वल नहीं है, ए के इक्वल नहीं है, इसलिए यह मेरा सममित नहीं होगा। तो सममित होने के लिए क्या होगा, तो जरा गौर से हम देखते हैं यहां कह क्या रहा है ये मेरा फॉर्मूला कि ए ट्रांसपोज जो है वह ए के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है 1 3 2 4 है और ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 है। ठीक है, ये हम क्यों बता रहे हैं इसको आप लोग गौर से देखिए, और अगर इसको तुम लोग गौर से देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला बार बार हम यूज नहीं करेंगे, अपना माइंड का थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। गौर से देखते हैं, तो इसमें मेरा मिल क्या रहा है, हमें इस पे फोकस करना है और इसको अरेंज करना है। यहां हम देख रहे हैं यह जो मेरा विकर्ण है, डायगोनल जो है वो मेरा सेम है, और यहां पे जो है मेरा 2 और यहां 3 है, यहां 3 है और यहां 2 है। अगर हम जो ए ट्रांसपोज निकाले हैं, ए ट्रांसपोज में यदि यहां वाला जो है, यहां वाला और यहां वाला जो है ये मेरा यहां पे है, यह 2 है और यहां पे 3 है, ये दोनों जो है वो मेरा चेंज है, यहां पे यहां जो है ये दोनों जो है सो चेंज है। मेरे कहने का मतलब है विकर्ण उसका वैसे ही छोड़ देना है, विकर्ण वैसे ही छोड़ देना है, और ये जो आमने सामने वाला है, ये आमने सामने वाला जो है एक दूसरे से चेंज कर देना है। जैसे ये 3 अगर यहाँ पे ये तो है मेरा 3 और 2, यदि यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता तो ये क्या हो जाता मेरा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता, सममित अवयव हो जाता, लेकिन यह तो ऐसा था नहीं। तो सममित होने के लिए अब हम कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। कंसेप्ट मेरा ये आया कि अगर यह मेरा A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, तो कहने का मतलब इसका विकर्ण को छोड़ करके ये और ये जो है अदला बदली हो जाए, मतलब एक्सचेंज हो जाए, मतलब कि कहने का मतलब एक्सचेंज होके सेम रहे, तो यह मेरा सममित अवयव है, नहीं तो सममित अवयव नहीं है। जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, P बराबर मेरा कोई मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है 3 2 और यहां लिख देते हैं 2 और ये लिख देते हैं 6। अब ये मेरा सममित अवयव है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं विकर्ण कुछ भी हो, यहां और यहां वाला आमने सामने वाला सेम होना चाहिए। सेम है क्योंकि उसको एक्सचेंज भी करेंगे तो वही रह जाएगा। सेम है तो मेरा सममित अवयव है, सेम नहीं है तो सममित नहीं है। जरा सा चेक कर लेते हैं, P ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो 3 2 2 6 का ट्रांसपोज। तो अब देखते हैं ये पंक्ति जो है स्तंभ में बदल गया और ये जो पंक्ति है अब स्तंभ में बदल गया, तो देख रहे हैं जो ये है वही ये है, इसका मतलब P ट्रांसपोज जो हो गया P के इक्वल हुआ, इसलिए P जो है मेरा वो सममित अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ मेरा कि विकर्ण को छोड़ के आमने सामने वाला समान हो तो सममित अवयव है, आमने सामने वाला समान नहीं हो तो सममित अवयव नहीं है। सेकेंड देखते हैं, मेरा क्वेश्चन है क्या b इज इक्वल टू 5 6 और 6 2 सममित अवयव है। तो अब हम इतना उलट पलट करके क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सीधा देखेंगे विकर्ण अलग अलग है और ये जो है आमने सामने वाला सेम है, इसका मतलब ये सममित अवयव है। करके देख लो, ये b इज इक्वल टू दिया है 5 6 और 6 2 है, तो b ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो 5 6 6 2 का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा पंक्ति है तो स्तंभ में बदल गया, ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ में बदल दिए, और ये जो वैल्यू है ये जो है मेरा b की वैल्यू आ गया, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, सममित हो गया। तो अब हम देखते हैं ये मेरा सममित है या नहीं। तो सममित होने के लिए अब हम बोले हैं विकर्ण को छोड़ देना है, विकर्ण को छोड़ देना है, आमने सामने वाला बराबर होना चाहिए। ये 2 है तो यहाँ 2 है, ये तो सही है,
यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, इसलिए यह मेरा सममित नहीं होगा। सममित होने के लिए ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो सममित होने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ भी 3 होना चाहिए, और यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, तो ही यह सममित होगा। अब इसी का ट्रांसपोज हम देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो पंक्ति है ये सीधा स्तंभ में आ जाएगा। अब ये सेकेंड पंक्ति जो है उसको स्तंभ में लिख देते हैं, 2 6 7 पंक्ति में है तो 2 6 7 लिख दिए, और यह जो है हो गया मेरा 3 7 3। अब हम मिला लेते हैं, इसको और इससे मिलाएंगे, ये सेम एक दूसरे से मिल गया, मतलब P ट्रांसपोज जो है P के इक्वल हुआ, इसलिए यह मेरा सममित हुआ। तो सममित में बेसिक कंसेप्ट मेरा क्या आ गया, अगर कोई मेरा मैट्रिक्स है 1 6 7, उसके बाद 6 8 3, और उसके बाद 7 3 0, तो सममित होने के लिए विकर्ण को हमें भूल जाना है, विकर्ण को छोड़ देना है, जो यहां वही यहां आमने सामने वाला सेम होना चाहिए। 7 है तो यहां भी 7, 3 है तो यहां भी 3, ये सेम है। बस क्वेश्चन देखना है और हमें जवाब देना है कि सममित है या नहीं है। इस तरह से मेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब विषम सममित, तो विषम सममित के लिए अभी हम फार्मूला बताए हैं, ए ट्रांसपोज जो है माइनस ए के अगर इक्वल हो गया तो वो मेरा विषम सममित है, नहीं तो विषम सममित नहीं है। तो पहले तो ये चेक करने के लिए हमें कहता है, तो पहले हम चेक करके इस फार्मूला पे बता देते हैं। ए ट्रांसपोज, तो ये पंक्ति है स्तंभ के रूप में लिख दिए, ये पंक्ति है स्तंभ के रूप में लिख दिए, तो ये जो है ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल नहीं आया, इसलिए ये जो है मेरा विषम सममित नहीं होगा। तो विषम सममित होने के लिए क्या कंसेप्ट है, इसको हम लोग गौर से देखेंगे। तो अब यहां गौर करने की बात है, विषम सममित में होता क्या है, सब कुछ वही है 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन विषम सममित में कोई वर्ग अवयव विषम सममित अवयव होता है यदि उसका विकर्ण जो है वो 0 हो, और विकर्ण को छोड़ के जो हम आमने सामने का जो अवयव होगा वो एक दूसरे के चिन्ह में विपरीत हो। आमने सामने का जो अवयव होगा वह एक दूसरे के विपरीत हो। अगर ऐसा है तो विषम सममित अवयव है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि ऐसा नहीं है तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, यहां देख रहे हैं मुख्य विकर्ण जो है मेरा मेन डायगोनल जो है वो 0 है, और उसके बाद हम ये देखते हैं आमने सामने का, ये प्लस में है तो ये माइनस में, चिन्ह अलग अलग है, तो ये मेरा जो होगा विषम सममित अवयव होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब चेक कर लेते हैं, चेक करने की बात है तो अब देखते हैं हम ए ट्रांसपोज बराबर ए की वैल्यू 0 2 -2 0 लिए हैं, इसका ट्रांसपोज चढ़ा देते हैं, तो ये पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख दिए, ये पंक्ति को स्तंभ के रूप में हम लिख दिए। अब इसमें से हम सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन लेंगे तो हो गया यह मेरा इस प्रकार। तो माइनस और ये जो वैल्यू है यही वैल्यू ना किसकी है, ए की वैल्यू है, सॉरी यहाँ ए है, यही जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है। तो आ गया मेरा ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ गया, इसलिए यह जो है मेरा विषम सममित अवयव है। अब अगला क्वेश्चन तो सेम यही था, तो ये तो क्लियर ही हो गया कि यह विषम सममित अवयव है। अब ये मेरा विषम सममित अवयव है कि नहीं, तो विषम सममित जैसे ही पूछा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए विकर्ण पर, डायगोनल पर। तो यहाँ डायगोनल जो है ये दे दिया है 1 5 1, ये दे दिया है, और जैसे ही डायगोनल ये है तो ये तो मेरा विषम सममित अवयव होगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा। तो अब हम 3x3 ऑर्डर का विषम सममित अवयव देख लेते हैं कि किस प्रकार का होगा। तो यहां गौर करेंगे हम थोड़ा सा, ये 17 का ही क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। ए 0 1 2
-1 0 -3 -2 3 0। ये जो मेरा मैट्रिक्स है, ये जो मेरा अवयव है, यह विषम समित अवयव है। क्यों है पहले तो चेक करके हम बता देते हैं। तो चेक करेंगे ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा इस पंक्ति को, हम इस पंक्ति को कॉलम में लिखते हैं 0 1 2, इस पंक्ति को कॉलम में लिख रहे हैं -1 0 -3, और इस पंक्ति को कॉलम में लिख रहे हैं -2 3 और 0। अब हम सब में से माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो 0 1 2 ये हो गया -1 0 -3, ये हो गया -2 3 0, और गौर से देखो तो ऊपर वाला मिल गया, ऊपर वाला मिल गया, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है -a के इक्वल आ गया, इसलिए ये मेरा जो है वह विषम सममित अवयव है। अब हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे कि हम कैसे जानेंगे कोई मेरा विषम सममित अवयव है या नहीं। ये तो हुआ फार्मूला के माध्यम से, हमेशा ये सब फार्मूला हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो गौर करना है, इसी में गौर करेंगे हम लोग, इसी में, ये क्वेश्चन में ही गौर करेंगे। विषम सममित अवयव में होता क्या है, विकर्ण तो पहला नंबर मेरा 0 होगा सम, आमने सामने वाला एलिमेंट भी समान होगा, अवयव भी समान होगा, लेकिन उसका चिन्ह जो है वो चेंज होगा। यहां देखते हैं आमने सामने 1 -1, यहां प्लस में है तो ये माइनस में, 2 तो इसके यहाँ पे -2 है, तो हम देख रहे हैं ये प्लस में तो ये माइनस में, और ये -3 तो यहाँ पे 3, तो ये हो गया मेरा विषम सममित अवयव। विषम सममित में हमें ध्यान में रखना है, डायगोनल जो होगा, विकर्ण जो होगा वो मेरा 0 होगा, उसके बाद विकर्ण को छोड़ के आमने सामने वाला जो एलिमेंट होगा वो समान होगा लेकिन चिन्ह में विपरीत होगा, समान होगा लेकिन चिन्ह में विपरीत। यदि ऐसा है तो मेरा विषम सममित अवयव है, यदि ऐसा नहीं है तो विषम सममित अवयव नहीं है। और सममित अवयव में हमें ध्यान रखना है, सममित अवयव का विकर्ण कुछ भी हो सकता है लेकिन आमने सामने वाला एलिमेंट जो है वो सेम होगा। हम 3x3 ऑर्डर का भी अभी बात किए हैं, तो ये विकर्ण जो है, ये मुख्य विकर्ण जो है ये मेरा अलग है, मुख्य विकर्ण जो है अलग है, लेकिन आमने सामने वाला 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, और 7 है तो 7 है, ये सेम है। तो ये मेरा कंसेप्ट है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे सममित और विषम सममित, कहने का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज सबके बारे में, और उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम लोग एकदम शॉर्ट मेथड में कैसे चुटकी भर में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।